अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिजरत है और मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा एफ़यूटी हेयर ट्रांसप्लांट डिटेल में। एफ़यूटी जिसको लोग कट, स्ट्रिप, फस ये सारे मेथड कहते हैं। पेशेंट तो यूजुअली जब ऐसे नाम जैसे ही सुनता है तो वो सर्जरी से इनकार करता है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ज़्यादातर जो लोग ये नहीं करते ये सर्जरी, तो वो बजाय इसके कि उनको कहे कि हम ये नहीं करते, किसी और सर्जन से करा ले, या उनको बता दे कि चलो एफ़यूई बेहतर है, लेकिन कम से कम इससे उसको इतना ना डराए कि वो कहीं और से भी फिर ना करवाए और वो कैंडिडेट हो एफ़यूटी का। एफ़यूई की अलग कैंडिडेट्स होते हैं इंडिविजुअल, एफ़यूटी के अलग। ना एफ़यूटी परफेक्ट है ना एफ़यूई परफेक्ट है, दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ फ़ायदे हैं। वो दोनों इस तरह नहीं है कि एफ़यूई सब मरीज़ों के लिए, बिल्कुल एफ़यूई सब के लिए नहीं है, सब मरीज़ एफ़यूटी के भी नहीं है। तो इंडिविजुअलाइज़ करना पड़ता है और ये एक हॉनेस्ट एडवाइस देना, सजेशन देना, ये हर सर्जन का एक बेसिक फ़र्ज़ है कि वो उनको दे, बजाय इसके कि वो सिर्फ कहे कि हम सिर्फ एफ़यूई करते और आप भी एफ़यूई करें, वो सबसे बेस्ट है। ऐसे नहीं है। प्राइमरी कंसर्न जो होता है किसी भी बंदे का गंजेपन के लिए जो होता है, जो बाल्ड पर्सन होता है, वो कहता है कि बाल आ जाए, तो ये प्राइमरी कंसर्न है कि उसको बाल चाहिए। सेकेंडरी कंसर्न होता है कि उसका स्कार ना आए, कुछ और ना आए, वो सेकेंडरी है। थर्ड पे ये होता है कि हम जब शेव करेंगे तो फिर नज़र ना आए। यूजुअली जब वो नाइयों के पास जाते हैं उनको कहते हैं कि निशान है, स्कार है, ये है, क्योंकि कुछ सर्जन के स्कार इतने अच्छे नहीं है, वो दूसरी तरीके से करते हैं। मैं जो करता हूँ ट्राइकोफेटिक क्लोजर करता हूँ, उसके स्कार अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। 100 में से 95-96 लोग पेशेंट जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं स्कार से, उसका नज़र ही नहीं आता। 2-3% लोग, 2-3 लोग होते हैं उसमें स्कार थोड़ा बहुत नज़र आता है, जो यूजुअली वो जब शेव करते तब नज़र आता है, इसके बगैर वो नज़र नहीं आता। और वो नहीं बताते उनको, चूँकि ये सिलसिला शुरू ही नाइयों से तब हुआ था जब वो 1980 में 1975 में पहले पंच ग्राफ्ट होती थी। पंच ग्राफ्टिंग ये होता है कि वो 4 mm पंच से वो बाल लेते थे, तो वो बड़ा बाल होता था, तो वो जब आगे लगाते थे तो उसमें अपने एक मसाइल आए। फिर उसके बाद 1980 में स्ट्रिप हुई, तो सबसे पहले आए थे पंच ग्राफ्टिंग सर्जरी, स्ट्रिप उसके बाद आई थी। तो जब पंच ग्राफ्टिंग वाला पेशेंट नाइयों के पास जब शेव करने जाता था तो उनको कहते थे कि उसके पीछे बड़े बड़े स्कार आए हैं, इस तरह जो एफ़यूई की भी स्कार होते हैं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर एफ़यूटी सर्जरी शुरू हुई 1980 में। एफ़यूटी में जो सिर्फ एक प्रॉब्लम है मेन, वो है एक लीनियर स्कार का, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसके रिज़ल्ट एफ़यूई से बहुत अच्छे हैं कंपेरेटिवली। कुछ लोग एफ़यूई के रिज़ल्ट भी इतने अच्छे नहीं, एफ़यूटी के भी नहीं, लेकिन कंपेरेटिवली एफ़यूटी के रिज़ल्ट अच्छे हैं। उसकी ख़ास वजह में सबसे पहला वजह ये है कि एफ़यूई जो है, एफ़यूई ब्लाइंड प्रोसीजर है। ब्लाइंड ये है कि ये ग्राफ्ट है एफ़यूई में, पंच हम लगाते तो हमें नीचे नहीं होता, ये बाल इस तरफ जा रहा है, इस तरफ या सीधा, तो उसमें कटने के ख़तरा, ट्रांजैक्शन रेट ज़्यादा होती है। एफ़यूटी में हम स्ट्रेट नीचे देखते हैं, हमें ग्राफ्ट नज़र आ रहे होते हैं, तो हम उसको काटते नहीं, तो ट्रांजैक्शन रेट कम होते हैं। दूसरा फ़ायदा एफ़यूटी का ये है कि इसमें हम 1, 2, इस तरह 3, इस तरह 4, ये ग्राफ्ट बाल के जो है हम बनाते हैं। एफ़यूई में आपको इस पंच के ज़रिए 1 आए, 2 आए, वो इसकी इसी में आता है। एफ़यूटी में हम ये अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। एफ़यूटी में इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैट, स्किन, जो जितना हमें चाहिए होता है एक हेल्दी ग्राफ्ट के लिए, वो बनाते हैं। एफ़यूई में वो नहीं होता, तो एफ़यूटी के नेचुरल रिजल्ट भी ज़्यादा कंपेरेटिवली आते हैं जितने एफ़यूई के मुकाबले में। एफ़यूई के अपने फ़ायदे, उसमें ये स्कार नज़र नहीं आता, छोटे छोटे स्कार होते हैं, पेन थोड़ा कम होता है, स्टिच नज़र नहीं आते, तो उसमें वो ऐसा मसला नहीं है। तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि कोई भी प्रोसीजर परफेक्ट नहीं है। फिर ये है कि अब ये कहते हैं कि अच्छा, ये अगर इतना अच्छा है तो मार्केट से बाहर क्यों है? तो मार्केट से बाहर इसलिए हैं चूँकि एफ़यूई के लिए सर्जन होना ज़रूरी नहीं होता, एफ़यूटी के लिए सर्जन होना ज़रूरी है। सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है। दूसरा ये होता है कि एफ़यूटी के लिए आपके पास टीम डेडिकेटेड होनी चाहिए, ज़्यादा ट्रेन टीम होनी चाहिए। एफ़यूई में आपको इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, टीम को आप 1-2 बंदे से काम चला लेते हैं। एफ़यूटी में 5-6 बंदे चाहिए होते हैं आपको।
माइक्रोस्कोप में डायसेक्शन करते, फिर एक एक ग्राफ्ट अलग करते, फिर स्लीवर्स ये सारे, तो फिर प्लेस करना। तो ये आप सिर्फ ये स्टेप्स देख के भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना डेडिकेटेड और हार्ड वर्क है FUT में एज़ कम्पेयर टू FUE। तो ज़्यादातर लेग्स में ट्रेनिंग ज़्यादा टाइम लगता है। अगर FUE कोई आपका एक बंदा को ट्रेन कर रहे हो तो अगर साल में सीखे तो ये 4 सालों में सीखे। एक रफली एक मैं आपको एक टाइम ड्यूरेशन बता रहा हूँ कितना टाइम उस पर लगता है। तीसरी अब बात ये है, जब बात आती है पेशेंट एक्सपेक्टेशंस की, तो पेशेंट एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि चूँकि हेयर ट्रांसप्लांट और ये सारी चीज़ लोग इस मसले जो है इसके साइकोलॉजिकल ट्रामा से गुजर रहे होते हैं जो भी पेशेंट है। तो जब नेट पे देखते हैं वो डिफरेंट पैटर्न में आते हैं बाल्डनेस में, लोगों के पास कुछ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में आते हैं। तो यूजुअली टाइप 1 जो होता है वो उसमें सिर्फ सामने एक M बना होता है, टाइप 2 में थोड़ा सा ये और M पीछे जाता है, टाइप 3 में ये और पीछे जाता है, 4 में फिर ये वर्टेक्स भी खाली होता है उसके साथ, 5 में और पीछे। तो टाइप 2, 3, 4 के रिजल्ट 5, 6, 7 से बेहतर होंगे। होता क्या है, होता ये कि जो बेस्ट रिजल्ट होता है डिफरेंटली हर किसी ने वही डालने होते हैं। अब कोई ख़राब रिजल्ट तो अपना कोई भी नहीं डालेगा, ना डालना चाहिए। तो जब वो मरीज़ वो देखते हैं हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, वो उनके एक्सपेक्टेशन ये होते हैं कि शायद जितने उसके बाल आए उतने मेरे भी आएंगे, जितने उसके आए उतने मेरे भी आएंगे। तो ऐसे नहीं होता। ऐसे इसलिए नहीं होता कि हर किसी का डिफरेंट डोनर होता है, डिफरेंट गाफू की डेंसिटी होती है, हेयर क्वालिटी डिफरेंट होती है, हेयर कलर बहुत मैटर करता है। ग्रे कलर है तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे बनिस्बत इसके कि जिसके स्कैल्प पेल है और हेयर डार्क है तो वो फिर स्किन ज़्यादा उसमें नज़र आती है। तो ये स्किन कलर, हेयर के बालों का कलर, ये सारी चीज़ें मैटर करती है उसमें। नंबर ऑफ ग्राफ्ट, ये सारी चीज़ें तो एक जैसे नहीं होते। फिर FUT के एक और जो अच्छी बात है कि इसके रिज़ल्ट FUE से इतने अच्छे और परमानेंट क्यों होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं कि वो ज़्यादा परमानेंट जोन से हम वो ग्राफ्ट लेते हैं। लेट सपोज ये डोनर है स्कैल्प पोस्टीरियर सरफेस, जो ये ऑक्सीपिटल रीजन है, ये है। इसमें भी ये होता है कि ये एक 4 सेंटीमीटर की जगह है, ये ज़्यादा परमानेंट जोन। आपने देखा होगा कि जितने भी ओल्ड एज लोग हैं जिनके सारे बाल गए उसके फिर भी पीछे एक पतली सी स्ट्रिप रहती है, तो वो एक्चुअली ये 4 सेंटीमीटर एरिया होता है। तो हम स्ट्रिप इसी 4 सेंटीमीटर में से के अंदर से ही लेते हैं। तो इसके रिजल्ट इसलिए ज़्यादा परमानेंट होते हैं बजाय FUE के जो इसके ऊपर से लेते हैं बाल, इसके लेते हैं यहाँ से लेते हैं। तो ये तकरीबन 7-8 सेंटीमीटर फिर बनता है। तो ये बाल गिरने के फ्यूचर में या रिवर्स थिनिंग में ख़तरा है। तो इसलिए आप अगर FUE के अक्सर मरीज़ आपने कुछ देखे होंगे जो 22-23 साल के एज में यंग में वो बाल होते हैं, तो उनका FUT ज़्यादा आइडियल उनके लिए होता है एज़ कम्पेयर टू FUE। उसका वजह ये है कि उस एंटिसिपेटेड जो पैटर्न है उनका जो हेयर लॉस है फ्यूचर में, वो लगता है कि यहाँ से जाएंगे। तो यही बाल अगर आप फ्रंट पे लगाओगे तो वहाँ से भी ये जाएंगे। फिर एक और चीज़ है इसमें कि लोग समझते हैं कि शायद ये जो पूरी स्ट्रिप ऐसे निकालते हैं तो इसको ही आगे लगाते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये पहले ज़माने में हुआ करता था, अब ऐसे नहीं होता। अब ये पूरी स्ट्रिप निकालने के बाद ये छोटे छोटे स्लीवर्स में एक बंदा जो हमारी टीम का मेंबर होता है वो काटता है। उसके बाद इस स्लीवर से 1 ग्राफ्ट, 2 ग्राफ्ट, 3 बाल वाला ग्राफ्ट, 4 बाल वाला ग्राफ्ट, ये हम अलग करते हैं ताकि उस हिसाब से हम डेंसिटी दें। तो ये उसमें ये चीज़ होती है। पूरी स्ट्रिप इस तरह नहीं होती। मिनिमल पेन इसमें होता है वही, बाकी उसी तरह चीज़ें हैं। रिजल्ट भी उसी तरह 4 महीने के बाद शुरू होता है, 10 महीने पे कंप्लीट होता है। इसके बाद पूरी वीडियो बनाई है FUT पे कि किस तरह करते किस तरह नहीं करते, तो वो आप वीडियो देखें। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन, कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं करें, किसी बात की समझ नहीं आ रही, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मार्क करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये फिर मैं असेसमेंट कर रहा हूँ। इसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन करते, सारे स्ट्रिप मार्क करते, इसके लेक्सिटी के हिसाब से हम मार्क करते कि कितनी लेक्सिटी है, कितनी हम स्ट्रिप निकाल सकते हैं। उसके बाद सिर्फ स्ट्रिप वाली जगह ट्रिम होती है इसमें, बाकी जगह हेड शेव नहीं होता। इंस्ट्रूमेंट इसमें ये होते हैं। फिर प्री मेडिकेशन देते, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते, उसके बाद पायोडीन से साफ़ कर लेते।
फिर इसी तरह लोकल एनेस्थीसिया हम लगा देते हैं, उसके बाद लाइट और लूप्स के में देखते हैं, फिर कट लगा देते हैं, इसको बिल्कुल पेन नहीं होता, और इसके बाद स्टिच लगा देते हैं और ये स्टिच हो गए, बिल्कुल पेन फ्री है ये। इसके बाद माइक्रोस्कोप में स्ट्रिप, फिर स्लीवर्स, फिर ये सारे डिफेड करते हैं। इसके बाद हेयर लाइन के लिए एंगल्स और डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ये एंगल्स है और ये डायरेक्शंस है, तो ये बहुत ज़रूरी है नेचुरल। फिर ये आखिरी स्टेप है जिसमें प्लेसिंग हो रही है।